नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी एक बार फिर से आप सबका एमिनेंट कोचिंग क्लास में वेलकम करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फिज़िक्स का लेक्चर था, उस फिज़िक्स के लेक्चर में कुछ साइंटिफिक मेथड तक पहुंच चुके थे चैप्टर फर्स्ट में। साइंटिफिक मेथड में हमने टोटल 6 मेथड देखी थी, जिसके थ्रू हम किसी भी लॉ को फिज़िक्स में किसी जो कोई लॉ आता है, जो कोई ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब नेचर में घटने वाली जो घटनाएँ होती हैं उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं, उसको हमने 6 पॉइंट के थ्रू देखा था। और जब वो 6 पॉइंट पे वो क्या होती हैं, सारी बातें क्लियर होती हैं, तो वो एक क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक, फिज़िक्स का एक रूल ही है कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसको किसी एक स्टेटमेंट या एक रूल में उसको कन्वर्ट कर देना। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आज नए टॉपिक पे चलते हैं, जो इस चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके अलावा भी कई सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो मैंने पहले ही बात की थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से अगर देखा जाए तो आज का लास्ट टॉपिक होगा उनके चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट में लास्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमने नेचर में कई तरीके के फोर्स लगते हुए देखे और उसके बारे में हमने स्टडी भी किया है, लेकिन जो हमारी फिज़िक्स ने कुछ फोर्सेस को हाईलाइट किया, फोर्सेस को लिया, वो केवल कितने फोर्स लिए, 4 फोर्स लिए। कौन कौन से लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लिया, वीक न्यूक्लियर फोर्स लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिया। ठीक, तो इन फोर्सेस के बारे में पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रियलिटी में फोर्स होता क्या है। ठीक, आप इसके प्रीवियस क्लास में फोर्स के बारे में आप पढ़े होंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुल कर पाएँ या पुश कर पाएँ, उसको क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स फोर्स क्या है, फोर्स पुल करना एंड पुश करना। पुल एंड पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो 2 ही कंडीशंस में अप्लाई होती है, या तो पुल करते हैं या तो उसको क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। जब पुल एंड पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीज हो जाती है या तो क्या हो जाती है, ये स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू अपनी पोजीशन को क्या कर देता है, बदलता है या बदलने का एफर्ट करता है। ठीक, इसमें आप जो फोर्स में कई सारी चीज़ें देखोगे, जहाँ पर एक क्या आ जाएगा, रिलेटिव फोर्स भी होता है। ठीक है ना, रिलेटिव फोर्स आता है। रिलेटिव फोर्स में हम पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिजिक्स में आगे ही चैप्टर में पढ़ेंगे विस्कोसिटी। और ये विस्कोसिटी मोस्टली हम विस्कोसिटी वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लूइड के लिए। जब फ्लूइड में कोई रिलेटिव फोर्स लगता है तब। फ्लूइड पता है सबको क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, जिसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। जैसे एयर एंड वाटर, ये क्या है, फ्लूइड। ठीक है, तो इनमें जो क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के थ्रू लगता है। रेजिस्टेंस आप समझ रहे हो कि उसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, तो जब फ्लूइड में हम उसको पढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक, तो वो भी किसका पार्ट होता है, फोर्स का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर फोर्स जनरली पढ़ रहे हैं, क्या होता है, पुल करना और पुश करना फोर्स होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तरीके से अप्लाई करते हैं, या तो पुल करते हैं या तो क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप घर में ड्रॉवर होगा, ड्रॉवर को जब आप ओपन करते हो तो क्या करते हो, आप पूरा ड्रैग करते हो, पुल कर रहे हो। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, पुल कहलाता है। ठीक, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप इसको क्या करो, धक्का लगाओ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को बदल देगा। कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, पुश किया। ठीक है ना, सामने की ओर धक्का देना क्या होता है, पुश कहलाता है, और अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है, पुल कहलाता है। ठीक, तो फोर्स 2 तरीके से होते हैं, पुल करना और पुश करना। पुल करने और पुश करने में हम क्या करते हैं, इस फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स
दो तरीके से अप्लाई होता है, दो पार्ट में पुल या पुश की एक्टिविटी की जाती है। वो कौन सी होती है? मतलब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है कॉन्टैक्ट, होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। नाम से ही क्लियर है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो कौन सा फोर्स होता है, एग्जांपल में आप कांटेक्ट के लिए देख लो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की अगर बात करें, फ्रिक्शन फोर्स में दो बॉडी क्या होती है? एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। इसका एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया, ठीक। ये क्या हुआ? सरफेस, सॉरी ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया, ठीक है। ये हमने मान लिया क्या है? सरफेस है। इस सरफेस पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा। अब यहाँ पर ये बताओ, सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? तो दो सरफेस एक दूसरे के किस में आ रहे हैं? कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक इस ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट का ये सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है ना। इस सरफेस के ग्राउंड लेवल वाले सरफेस के किस में आ रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। और जब हम इसको क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे, ठीक है। जब आगे हम इसको क्या करेंगे? इस डायरेक्शन से अगर हमने क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स F अप्लाई कर दिया। जब F फोर्स हमने अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? आगे की ओर जाने का एफर्ट करेगा। जब आगे की ओर जाने का एफर्ट करेगा तो दोनों सरफेस के बीच में क्या आएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? देखो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, और ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को रोकने का एफर्ट करेगी। तो रोकेगी कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और दोनों अलग अलग बॉडी के थ्रू क्या हो गया? यहाँ पर रिलेटिव फोर्स लग गया, ठीक है। अब इस तरीके का फोर्स कौन सा हुआ? हमारा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि सरफेस यहाँ पर क्या होगा? सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, इसी को क्या बोला जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर दो बॉडी क्या होगी? कांटेक्ट में। ये एक एग्जांपल था। तो फोर्स में, फोर्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? कितने टाइप के होते हैं फोर्स? तो दो टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है और क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में जहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हो तो यार दूर से हवा में धक्का दे नहीं सकते कि वहाँ एक पर्सन आगे खड़ा हुआ है, हमने यहाँ से कर दिया तो वो कहाँ चला गया? दूर चला गया। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमको उसको धक्का देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको टच करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद ही वो क्या करेगा? टच करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को बदल देगा। दिस इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर भी कई सारे फोर्स आते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। मस्कुलर फोर्स मतलब हमारी मसल्स के थ्रू जब फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स का हमने नाम लिया है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जहाँ पर कोई बॉडी अपने आप में फोर्स लगता हुआ फील कर रही हो, ठीक है ना। दो बॉडी है, जैसे हमने बोला कि एक बॉडी ये हुई, फॉर एग्जांपल के मान लो कि एक बॉडी ये हो गई ए और दूसरी बॉडी ये हो गई क्या? बी। अब ये दोनों क्या कर रही हैं? किसी फोर्स को फील कर रही हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ इसके कांटेक्ट में नहीं, टच में नहीं है, लेकिन ये क्या कर रही हैं? फोर्स को फील कर रही हैं। फोर्स को क्या करेंगी? फील करेंगे। तो वो किस में चला जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स में चला जाएगा। और इस फोर्स आप नाम अच्छे से जानते हो कि अगर देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अंदर आ रहा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पर एक और लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसमें आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। सिंपल सा है, कॉन्टैक्ट मतलब जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई करती है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। मतलब फोर्स को बॉडी फील करे कांटेक्ट करने के बाद तो कांटेक्ट फोर्स, और फोर्स को बॉडी फील करे बिना किसी कांटेक्ट के तो उसको बोला जाएगा कौन सा, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 फंडामेंटल फोर्स नेचर में हमारे लिए गए हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्स कुछ किस तरीके से, ग्रेविटेशनल है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो अगर कोई बात करे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके का फोर्स है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा सीधा आप बोलोगे कि क्या कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अब अट्रैक्शन होगा कैसे, बिना कांटेक्ट के, नॉन कांटेक्ट, ये आप पढ़ चुके हो। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि अच्छा ठीक, ये मास बढ़ती है, अट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, मास के थ्रू होता है। ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, मास के थ्रू होता है, ठीक है ना। मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, मास के साथ। जितना आप मास बढ़ता जाएगा फोर्स भी उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही लिखा अट्रैक्शन ड्यू टू मास। आपने फोर्स के लॉ को आपने पढ़ा ही है कि 9th क्लास में है ये टॉपिक, ये आपका क्या है, फॉर्मूला लिखा भी है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये जी क्या है, एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट बोला किसको जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद ये कांस्टेंट लगते हैं, कई सारे कांस्टेंट, के लगता है, म्यू लगता है, ठीक है, जी लगता है, अलग अलग कांस्टेंट अलग अलग प्लेस पे यूज़ होते हैं। उसके मैं कांस्टेंट कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ होते हैं कहाँ पर, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, उसको आप देखना। तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके थ्रू, मास के थ्रू होता है। अब कैसे मास के थ्रू होता है, आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 और एक ऑब्जेक्ट का मास है m2, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है, ठीक है। तो फोर्स की कंडीशन क्या होती है, तो फोर्स की कंडीशन क्या होती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, तो अगर हम मान लें फर्स्ट, ठीक है, इस बॉडी के लिए हमने मान, और दूसरा क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फोर्स का क्या होगा, दो चीज़ें आई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर m1 m2 अपान डी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया और डी स्क्वायर किस में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आया। फिर अभी हमने बताया था कि ये जब ये साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लगता है। हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे इज इक्वल क्या हो जाएगा, जी, कांस्टेंट जुड़ेगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये कांस्टेंट है, तो जी m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक लॉ बन जाएगा, ठीक। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर अगर बात करें इसके नेचर की तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स कहने का मतलब, अगर आप देखो फोर्स लगता हुआ ये हमको दिखाई देता है, हम केवल फील कर पाते हैं। अब ये नहीं होता कितना तेज़ी से लग रहा है और कितना धीरे लग रहा है, इसको बता पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वीकेस्ट फोर्स बोला गया है। लेकिन इसकी जो रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। देखते हो आप दूर दूर ऑब्जेक्ट, आप देखो कितनी हाइट तक एक बॉल को तेज़ी से अगर हम ऊपर की ओर फेंके तो बहुत हाइट तक जाती है, लेकिन फिर से उल्टा वो कहाँ लौट के आती है, अर्थ पे लौट के आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ह्यूज रेंज इसकी होती है। फिर ये फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है, एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसकी बात हम करेंगे आगे के चैप्टर में। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप केवल इतना जान लो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जितने भी फोर्स, ठीक है ना, बॉडी के सेंटर पर लगते हैं, बॉडी के कहाँ से लगते हैं, सेंटर से लगते हैं, वो सारे फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ से लगता है, सेंटर टू सेंटर ही लगता है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर है, ठीक है। अगर हम मानेंगे दिस इज फर्स्ट लेयर क्रस्ट, ठीक है, फिर सेकंड लेयर क्या होती है, मेंटल, एंड थर्ड लेयर क्या होती है, कोर। कोर में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का की रॉक है, उस रॉक को क्या बोला गया है, लोड स्टोन बोला गया है। और उसी को क्या बोला गया, नेचुरल मैग्नेट बोला गया है। उस लोड स्टोन के पास क्या है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिसके कारण हमारा अर्थ किस तरीके का बिहेव करता है, अट्रैक्शन फोर्स का बिहेव करता है। और वही क्या, कौन सा फोर्स बन जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। तो ये आपके कहाँ से, सेंटर से अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट के सेंटर पर अप्लाई होता है। तो सेंटर टू सेंटर फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। फिर अगर हम इसकी और बात करें आगे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये इनवर्सली स्क्वायर लॉ, इनवर्सली स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। देख लो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे अर्थ के चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे आप देख रहे हो मोशन ऑफ मून, ठीक। मोशन ऑफ मून के बाद आप यूनिवर्स में कई सारी चीज़ों को देखो, वो सब किसकी वजह से होती हैं, जैसे सन के चारों ओर अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक। इसके अलावा आप सैटेलाइट को देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, लगाई गई है। ये सब किसके थ्रू है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी पोजीशन पे रखे गए, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए नेक्स्ट फोर्स होता है हमारा इसमें 4 फंडामेंटल फोर्स में नेक्स्ट फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, ये कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर्स के बीच में अप्लाई होता है। न्यूक्लियर कहाँ होते हैं, एलिमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर होते हैं। तो पहले ही देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल कैसे है और किस तरीके के एलिमेंट के बीच में लगेगा। कुछ एलिमेंट जो होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनमें मोस्टली इसको देखा जाता है। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ये मान लो न्यूक्लियर हुआ, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होते हैं, एलिमेंट के जो न्यूक्लियर होते हैं, उनमें क्या होता है कि इनसे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अल्फा, ठीक है। फिर अगर हम देखें बीटा, और फिर क्या होता है गामा। देखिए अल्फा किस तरीके से बिहेव करता है, अल्फा एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है। दिस इज पार्टिकल, ध्यान रखिए, क्या है, पार्टिकल। बीटा ये सेम इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है, और इसके मास की अगर बात करें, ठीक है ना, तो सेम सिमिलर टू किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही दिया गया। इसका नेचर जो होता है नेगेटिव होता है, और ये भी क्या है, एक पार्टिकल। लेकिन अगर देखा जाए तो गामा क्या है, गामा रेडिएशन, ठीक है, ये चार्ज लेस होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो अब
ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कहाँ लगता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। ठीक, अब ये कैसे पता चला, बीटा डीके स्टडी प्रोसेस से पता चला। तो बीटा डीके स्टडी प्रोसेस क्या थी उसकी अगर उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा बीटा डीके स्टडी प्रोसेस में कि हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये हमने उसका क्या लिया, न्यूक्लियस लिया। ठीक, अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन था, ठीक, वो न्यूट्रॉन क्या हो रहा था, कुछ अपने पार्टिकल में ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था। और टूटते टाइम जब यहाँ का जो न्यूट्रॉन हो रहा था वो ब्रेक हो रहा था, और ब्रेक होते टाइम वो क्या कर रहा था, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल बाहर निकलने के साथ एक क्या हो रहा था, एक अदर थिंग्स भी क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है ना, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। तो इनमें ये देखा गया कि जब ये बीटा पार्टिकल निकल रहा है और ये एंटी न्यूट्रिनो भी ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इनके बीच में इन दोनों पार्टिकल ये जो चीज़ें निकल रही हैं, तो इनके बीच में क्या होता था, फोर्स अप्लाई होता था। इनके बीच में क्या अप्लाई होता था, फोर्स अप्लाई होता था, और उसी फोर्स को क्या बोला गया, बीटा डीके स्टडी में पाया गया, ठीक है ना। बीटा डीके स्टडी क्यों बोला गया, क्योंकि इससे क्या निकलता है, बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है। अब ये फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव था एंड रिपल्सिव, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपके पास लिखी है यही कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों की प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। ये लगता कहाँ है, न्यूट्रिनो, यहाँ पर मैंने एंटी न्यूट्रिनो बोला, एंटी न्यूट्रिनो अलग चीज़ है और न्यूट्रिनो अलग चीज़ होती है, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या होता है कि जो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिनो बोला जाता है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, न्यूट्रॉन के थ्रू ये बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, ठीक है, और किसका बिहेवियर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से, माइनस चार्ज, ठीक। तो यहाँ इन पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता है, इनके थ्रू बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो के थ्रू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स लगता है। आप देखते हो कि ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट इस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना, कब इस्टेब्लिश होता है, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं इस्टेब्लिश हो जाते हैं, मतलब ब्रेक नहीं होते। यहाँ पर तो अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट में देखें तो उनके न्यूक्लियस क्या होते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है, ये इसको वीक नाम के लिए बोला गया है, ठीक है ना, लेकिन ये वीक नहीं होता, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। इसको वीक बोलने का मतलब यहाँ पर केवल कहाँ होता है, अंदर फोर्स अप्लाई होता है, इसके न्यूक्लियर के अंदर होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से आप देख लो, वीक बोला गया जो मैंने वर्ड बोला, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग 10⁻⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 10⁻⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है, और इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है, मतलब कम दूरी, ठीक है ना। लगभग इसकी दूरी जो होती है, मतलब दूरी अगर देखा जाए 10⁻16 मीटर तक की दूरी के बीच में ये फोर्स अप्लाई करता है, 10⁻15 to 16 मीटर तक की डिस्टेंस पर ये फोर्स अप्लाई होता है। ये होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर देन इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चलिए तो इसके आगे की बात करते हैं। फंडामेंटल फोर्स में रिमेनिंग जो फोर्स बच रहे थे वो कौन कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं ये भी नॉर्मल फोर्सेस हैं, छोटे छोटे, इनके बारे में समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो आप सबसे पहले चार्ज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये देखो इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेट, ये फोर्स किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच में एंड मैग्नेट के बीच में लगता है। तो चार्ज के बीच में कैसे लगता है, ये आपको सबको पता होगा। लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब अगर प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगी, ठीक है, निगेटिव निगेटिव, अगर ये दो चार्ज हो जाए तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर अपोजिट हम रख दें, पॉजिटिव और क्या रख दें, निगेटिव रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। या फिर निगेटिव रख दें एंड पॉजिटिव रख दें, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको, ठीक है, वो फोर्स हो जाएगा। मैग्नेट के पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला गया है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि फिजिक्स में क्या होता है, जो कोई जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको किसी एक लॉ के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। तो और वो लॉ क्या होते हैं, ऐसा लॉ बनाया जाता है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें क्या हो जाए, आ जाए। अब अगर हम हर किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक एक लॉ देना स्टार्ट करेंगे तो ढेर सारे लॉ हो जाएंगे और हमें उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, और नो डाउट साइंटिस्ट को भी प्रॉब्लम होगी कि हमने किसके लिए क्या ला दिया था, कौन सा ला दिया था, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉ बना दिया जाता है जिसके थ्रू कई सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो फोर्स किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच में एंड मैग्नेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। आपको मैग्नेट में भी पता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, दो मैग्नेट लिए, इन दोनों मैग्नेट में हमने बोला कि इधर इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल को फेस कर रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट इसकी कंडीशन रख दें कि हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल रख दिया और इस मैग्नेट में भी हमने क्या रखा, यहाँ पर नॉर्थ पोल आया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो नेचर होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों का नेचर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और मैग्नेट के बीच में मैग्नेट के पोल्स जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाएगा। रेंज क्या होती है, ह्यूज रेंज होती है, बट लेस देन, ठीक है ना। ह्यूज रेंज में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा रेंज होती है, अच्छा सॉरी लेस देन नहीं, मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग कितना टाइम ज़्यादा होता है, 10⁻36 टाइम ज़्यादा होता है इसका क्या, रेंज, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। ये भी क्या लगता है, सेंटर टू सेंटर फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स बोला गया है। और कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी अभी हमने जब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात की थी तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में हमने कुछ रिलेशन देखा था। क्या वर्ड मैंने यूज़ किया था कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन किस तरीके से एक न्यूक्लियस के अंदर रह आते हैं, तो वो किसकी वजह से रहते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। कैसे, आप देखो, जैसे हमने मान लिया कि सपोज करो कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का होगा, चार्जलेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बाइंड करके रखेगा, ठीक है ना, मतलब अपने प्लेस पर रखेगा, उनके बीच, उनको बाहर नहीं जाने देगा। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाहर, अगर न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होता है, फ्री, ये यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अंदर क्या होता है, कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होते, इतना जुड़ा रहता, इतना
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, वो वर्क ही नहीं करता इस पर, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी रेंज कितनी होती है, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कहने का मतलब कहाँ लगेगा, केवल न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा। आप न्यूक्लियस देखे हो, ठीक है, कितना होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो उतने के अंदर में ही रहेगा। उसकी लगभग जो न्यूक्लियस की साइज होती है उस 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 मीटर कितनी होती है, ठीक। तो यहाँ पर इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव समझ गया होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव क्यों होगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स अप्लाई नहीं होता है। डिटेल में बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की आगे के चैप्टर में। फिर यहाँ पर कोई लॉ फॉलो नहीं होता, कोई भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका क्या था, 4 फंडामेंटल फोर्स जिसको नेचर में हमने देखा, और नेचर में जिसके अंदर सारे फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है और उसी पर फिजिक्स वर्क कर रही है। ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ ना समझ में आई होगी आप ग्रुप में मैसेज करके डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू।